हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लासेस के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को जो सीबीएसई के द्वारा सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, उसको हल करना सिखा रहा हूं। तो शुरू करते हैं हम अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 10th क्लास। तो सबसे पहले जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है सेशन 2021-22 के लिए स्टैंडर्ड मैथ्स का, उसमें देखिए क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी है। इस क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट ए, बी और सी हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं जो एक एक नंबर के आएंगे। इनमें से आपको कोई भी 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी जिसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क के हैं और इनमें से आपको कोई भी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी जो है उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि केस स्टडी बेस्ड होंगे। उनमें से आपको कोई भी 8 क्वेश्चंस करने हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन सेक्शन ए के जो पहला क्वेश्चन है उससे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ at the least composite and the least prime numbers is। तो आपसे least composite number और least prime number का जो है LCM और HCF पूछा गया है। तो least composite number के बारे में यदि हम देखें तो जो least composite number क्या होता है हमारे पास, least composite number हमारे पास होगा जो है वो है 4 है। इसके बाद लीस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो लीस्ट प्राइम नंबर 2 है। तो अब अगर हम इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM निकालने की कोशिश करेंगे तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे 2 × 2 और इसका हो गया 2 × 1। अब यदि HCF की बात करी जाए तो आप सभी को पता है HCF क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन है, तो HCF 2 हो गया। और यदि हम LCM की बात करेंगे तो LCM क्या हो जाएगा, हमारे पास जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखना है और उसके बाद जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको लिख देंगे। तो आपके पास 2 × 2 4 हो गया। अब यदि आप देखें कि इन दोनों का रेशियो हमें क्या करना है, LCM और HCF का रेशियो निकालना है। तो LCM रेशियो HCF इक्वल्स टू 4:2, दैट इज 2:1 हमारे पास आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन्होंने बोला है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कोइंसाइड। तो आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू पता करनी है अगर ये दोनों लाइनें कोइंसाइड करती हैं। अब जो लाइंस अगर कोइंसाइड करती हैं तो उनका कंडीशन हम लोगों को पता है क्या होता है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो 5x + 7y - 3 = 0 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन 15x + 20y - k = 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से इक्वेट कर दें तो A1 = 5 आएगा, B1 = 7, C1 = -3 और A2 = 15, B2 = 21 एंड C2 = क्या आएगा। अब इन सारी वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए तो क्या होगा, 5/15 = 7/21 = -3/-k, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नाउ यू सी, तो आप किसी से भी इसको इक्वेट कर दीजिए। 1/3 =
3/k, सो k इज टू हमारा 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इस सेकंड क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। अब इस क्वेश्चन को देखिए अब कैसे करेंगे। तो आप सभी लोगों ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो कॉन्सेप्ट है सभी को पता है कि ईस्ट यहाँ होता है, वेस्ट यहाँ होता है, नॉर्थ यहाँ होता है और साउथ यहाँ होता है। तो अब आपके जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक गर्ल जो है वो 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है। तो आपके पास ईस्ट यहाँ पर हो जाएगा। सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और इस स्टार्टिंग पॉइंट से वह ईस्ट की तरफ 200 मीटर जाती है, ठीक है। इसके बाद एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ, अब इसके बाद नॉर्थ में गई तो क्या होगा आपके पास, ये ऊपर की साइड मूवमेंट करेंगी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, कि अब वह कितनी दूरी पर है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है यहां से लेकर यहां तक। तो इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो A, यहाँ पर B और यहाँ पर C लिख दीजिए, ठीक है। तो आपके पास ये 200 मीटर हो गया, ये 150 मीटर हो गया और इसके बाद क्या है, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। यू सी हियर वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा हमारे पास, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। नाउ व्हाट यू फाइंड हियर, 200 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। So AC square is equals to 40,000 because square of 200 is 40,000 and 150 square is 225,000. Now what you get, 00526. So AC square is 62500. So AC equals to under root 62500, that is 250. So you can take 250. This is your third question. Now next question here. The length of the diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 32 centimeter. Then the length of the altitude of rhombus is. तो हम लोगों को क्या करना है, एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है रोम्बस के। तो इसके लिए आपके पास पहले तो रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे हैं, तो आप पहले एक रोम्बस बना लीजिए। इस तरह से आप एक रोम्बस बना सकते हैं। ये आपका एक रोम्बस बन गया। रोम्बस बनाने के बाद इसके डायगोनल्स की लेंथ आपको दे रखी है। तो ये जो डायगोनल्स की लेंथ आपको यहाँ पर दे रखी है, एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर लेंथ का है तो छोटे वाले डायगोनल 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं और बड़े वाले डायगोनल को 32 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब आपसे इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि इसके एल्टीट्यूड की लेंथ बताओ। एल्टीट्यूड क्या होगा, आप किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो इसकी लेंथ आपसे पूछी गई है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारा हाफ into diagonal 1 into diagonal 2, that is equals to 1/2 into 24 into 32. Now 2 12 the 24, 12 2 the 24, 12 3 the 36, 36 and 2 38, 3 84 सेंटीमीटर। अब हम लोग इस रोम्बस के बेस को फाइंड आउट करेंगे, A B C D। तो आप सभी को पता है कि जो रोम्बस की डायगोनल होती है वह एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो क्या होगा, अगर ये टोटल 24 है तो ये जो लेंथ होगी OB वो 12 हो जाएगा, OA की लेंथ 16 हो जाएगी। तो पहले हम लोग AB फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर and AO is given 16 square plus 12 square. Now
256 प्लस 144 दैट इज 400। तो ए बी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा रूट 400 दैट इज 20। सो वी गेट 20 हेयर। नाउ अगेन वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा हमारा, बेस इंटू हाइट। So base is given 20 into h. Now we equate this area and this area. Okay. So 20h equals to 384. Now h is equals to 384 by 20. When you divide it, 2 times are 20, 192. So 19.2 is our answer. So option D is correct. Now next question. Two fair coins are tossed. What is the probability of getting at the most one head? So we have to find out the probability of getting at most one head. Two fair coins are tossed. So when we toss two coins, what we get? HH, HT, tail head and tail tail. Now इसमें क्या पूछा गया है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, मतलब एक हेड से ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एक हेड यहां पर आ रहा है, एक हेड यहां पर आ रहा है, यहां पर नो हेड। तो तीनों को अगर हम ले लेंगे तो आपके फेवर में 3 हो जाएंगे और टोटल कितने आउटकम है 4। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 3/4। सो यू कैन टेक दिस 3/4। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज you are given two triangles which are similar। तो आपको ट्राइंगल ABC जो है वो PQR के सिमिलर दे रखा है और AM and PN are altitudes of these two triangle। ओके। और AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर इतना गिवन है, AM और PN का रेशियो निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एल्टीट्यूड का रेशियो होता है वह उनके साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का अगर आप यूज कर लेंगे तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को काफी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको क्या दे रखा है, दो ट्राइंगल दे रखे हैं तो हमने दो ट्राइंगल बना लिए, एक ट्राइंगल ABC बनाया और एक ट्राइंगल PQR बना दिया। तो ABC और PQR ट्राइंगल जो दोनों सिमिलर हैं और इन दोनों के जो एल्टीट्यूड्स हैं, एक का एल्टीट्यूड AM दे रखा है हमें और एक का एल्टीट्यूड PN दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है, सो दिस इंप्लाइज दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AM अपॉन PN, बिकॉज वी नो दैट if two triangles are similar then their sides ratio is corresponding sides ratio is always equal to the corresponding altitude ratio। ओके। तो AB और PQ की वैल्यू हमें यहाँ नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखा है यहाँ पर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, 4/9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल करके AB अपॉन PQ की वैल्यू को 2/3 कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू AM/PN। So we can take D. So option D is correct. Okay. Next question is 2 sin square beta minus cos square beta is equals to 2. Then we have to calculate the value of beta कि बीटा कितना होगा। तो वैसे तो अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं तो वैल्यू रखने के बाद भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 0 रखोगे, अगर सपोज हिट एंड ट्रायल मेथड आपने लगाया, बीटा की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू नो साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1। तो इसका जो वैल्यू होगा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो आप क्या करेंगे, 0 रखने पर क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 0 माइनस कॉस स्क्वायर 0। तो 2 इंटू 0 माइनस 1 दैट इज -1। मैच नहीं कर रहा है, 2 चाहिए हमें। 90 रख करके देखेंगे तो 90 रखने पर क्या होगा, जब बीटा 90 होगा तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, देखिए 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90। सो यू सी 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 0। सो अगेन दिस इज 2। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसको आसानी से
कर सकते हैं। क्लियर? अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए बेटा, तो 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, तो आपके पास क्या होगा, हम इसको पूरे को ही साइन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दोगे आप यहाँ पर, और आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। नाउ यू सी 3 साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 plus 1, that is 3. Now you see sine square beta is 1, so sine beta is again 1, so sine beta में जो 1 होती है वो sin 90 की वैल्यू होती है। When you equate this we get beta equals to 90 degree, so you can use any one of the method. Okay, now question number 8. Prime factors of the denominator of a rational number with the decimal expansion 44.123 are। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 44.123, ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, और टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर जो होता है बेटा, उसके जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर हमेशा 2 और 5 भी होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें 2 और 5 को, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है उसके जो डिनोमिनेटर होते हैं उसके फैक्टर 2 पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आप इसको इसमें टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ओवरलैपिंग, नन ऑफ दीज। तो आप देख रहे हैं x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b। अगर आप ग्राफ बनाने की भी कोशिश करें, x इक्वल्स टू a लाइन ये बनती है और y इक्वल्स टू b लाइन ये बनती है, तो ये लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन आपका बन जाएगा। इसके बाद द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। अब एक पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट -5,6 है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप सभी को पता है 0,0 होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now you place value, so what you get, 0 plus 5 whole square plus 0 minus 6 whole square, so 25 plus 36 रूट में आया, तो आपका रूट 6 5 11 3 2 5 1 6, तो रूट 61, so D option is correct. Next question is a square is equals to 23 by 25, then a square is given to you 23 by 25. now a is equals to root 23 upon 25. डिनोमिनेटर तो बाहर निकल जाएगा, बट आपके पास ऊपर इर्रेशनल, तो दिस नंबर इज इर्रेशनल. Now next question is LCM of this is given to you, HCF is given to you, then X is okay. So now here LCM and one number, HCF of number is also 2. You know that first number into second number is equals to, or you can say here two numbers A into B is equals to होता है हमारे पास HCF of A comma B into LCM of A comma B. Now you put the value here. A you have to given X, B is given 18, HCF of these two numbers is given 2, and LCM of these two numbers is given 36. So you can calculate X, 2 into 36 upon 18, 18 to the 4. So you can take 4 here. Okay. So next question is triangle ABC right angled at B. If tan A is equals to root 3, then cos A cos C minus sin A sin C is equals to. आपके पास एक ट्राइंगल ABC दे रखा है जिसमें tan A रूट 3 के इक्वल है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दी से करना चाहते हैं तो क्या ट्रिक लगाना पड़ेगा, देखो भाई, आपको ABC दे रखा है, राइट एंगल B पर है, B यहाँ बना दिया, A यहाँ बना दिया, C यहाँ बना दिया। इन्होंने बोला ये 90 डिग्री का एंगल है, और आपको बोला गया tan A कितना दे रखा है, रूट 3 दे रखा है। ठीक है, तो रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। तो यहाँ से A एंगल जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। सो हियर यू गेट A60। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा हमारा,
30 डिग्री का आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, ए और सी की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो cos A cos C माइनस साइन A साइन C। cos A cos 60 डिग्री होगा हमारा, cos C आपका cos 30 डिग्री होगा, माइनस साइन A साइन 60 डिग्री एंड साइन C साइन 30 डिग्री। Put the value of 60 and 30. You know cos 60 degree is 1/2 into root 3/2. Same here, root 3/2 into 1/2. You see both are equal, so these two will be cancelled out and you will get 0. So this is 0. Next question is 14 number. If the angles ABC are in the ratio this, तो एक ट्राइंगल है, उसके जो तीनों एंगल्स हैं वो इस रेशियो में हैं, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको किसी ट्राइंगल के एंगल इस रेशियो में है तो आप क्या कर सकते हैं, एंगल ए को x सपोज, क्योंकि 1:1:2 दे रखा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एंगल ए को x सपोज कर लिया, एंगल बी भी x हो जाएगा और एंगल सी हो जाएगा आपका 2x। एंड वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल कि एंगल ए बी सी तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो x plus 2x is equals to 180 degree. So you get 4x equals to 180 degree. So x is equals to 45 degree. x निकल आया आपका, तो एंगल A हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, एंगल B भी 45 डिग्री और एंगल C हो जाएगा 90 डिग्री। Now you have to calculate the value of sec A upon cosec B minus tan A upon cot B. So put the value, sec A is 45 degree, sec 45 degree upon cosec B, again cosec 45 degree minus tan A, tan 45 degree upon cot 45 डिग्री। sec 45 और cosec, sec 45 की वैल्यू होती है आपका √2, cosec 45 की वैल्यू √2 माइनस 1 अपॉन 1, तो ये आपका 1 minus 1 that is 0, so you can take here 0. next question है हमारा, the number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 meter is. तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बेटा। इसमें क्या किया गया, एक सर्कुलर व्हील को रोल कराना है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी जो व्हील होता है जब वह एक चक्कर लगाता है तो अपने सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कवर होती है, डिस्टेंस कवर बाय व्हील in one revolution is equal to circumference of wheel. ओके, तो अब क्या होगा, हमारे पास जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं वो कितने हैं वो निकालना है। रेडियस कितना गिवन है हमारे पास, 0.7 मीटर। So circumference of the wheel is 2 pi and r. Okay, so it is 0.1. So 4.4 मीटर आपका इसका circumference हो गया, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर करना है हमें, डिस्टेंस कवर 176 मीटर करना है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस, क्योंकि एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इतना डिस्टेंस कवर कर कितने रेवोल्यूशन होंगे तो वो आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। 0 बढ़ाया एंड 40, तो यू कैन टेक 40। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AB 3 सेंटीमीटर है, BC 2 सेंटीमीटर है, CA 2.5 सेंटीमीटर है। अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर हो ट्राइंगल DEF के तो EF 1 हो और 14 सेंटीमीटर हो, देन पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल DEF। ओके, तो बेटा ध्यान रखना है कि
जो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है। एक ट्राइंगल एबीसी है, उसके तीनों साइड्स गिवन है। ठीक है, AB गिवन है, BC गिवन है, CA गिवन है, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और EF 14 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ DEF हमको निकालना है। ठीक है, तो देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि देखो ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू, आप कोई भी दो साइड ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें EF गिवन है, तो EF और BC, तो BC अपॉन EF यू हैव टू टेक। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC आपके सामने दिख रहा है 3 + 2 + 2.5, और इसका पेरीमीटर हमको निकालना है ट्राइंगल DEF का। तो BC की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 2, और ये 14 गिवन है। 2 7 या 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट वी विल गेट, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 7 × 3 to 5 to 7.5. okay, when you multiply this, what you get, 7 5 या 35, carry 3, 7 7 या 49 और 3 51. I think it is given 1.4. okay, maybe, so 0.7. so when you multiply it, 7 7 या 49, 49 and 3 52. so its answer is oh sorry, it is given 4 centimeter है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि ट्राइंगल ABC इतना ये। ठीक है, तो आपका ट्राइंगल ABC जो दे रखा है इसका पेरीमीटर कितना होगा हमारे पास, अगर हम निकालते हैं 3 + 2 + 2.5 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू, BC कितना दे रखा है हमको, BC गिवन है 2, और आपका जो EF है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब आप यहाँ पर से कैंसिल करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 7.5 × 2, that is 15 centimeter. so you can take 15 centimeter here. Next question is, in this figure you are given this is parallel to this. okay, DE side is given parallel to BC side. okay, आपको AD 3 सेंटीमीटर दे रखा है, BD 4 सेंटीमीटर दे रखा है, BC 14 सेंटीमीटर दे रखा है, DE कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ADE ट्राइंगल को ABC के सिमिलर कर सकते हैं। सिंस DE पैरेलल टू BC है, so angle A is equals to angle A you can write common, okay, and angle ADE is equals to angle ABC. these are corresponding angle. जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल A और AA सिमिलरिटी से ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC हो जाएगा। जैसे ट्राइंगल ADE ABC के सिमिलर होगा, अब क्या होगा भाई, आप इसके साइड्स और उनको क्या रख सकते हैं, रेशियो में रख सकते हैं, बिकॉज इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ओके, इसको हम लोग बाय सिमिलैरिटी कॉज इसका लिख सकते हैं। सो AD is given to you 3, AB is given to you 3 + 4 is equals to DE you have to calculate and BC is given 14। तो अब आपके पास क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो 3/7 × 14 is equals to
डी, 7 to the 14, तो 3 to the 6, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 6 पर टिक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 tan beta is equals to 3 is given to you. You have to calculate this value. ओके, तो नाउ इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे? tan beta is equals to कितना हो जाएगा हमारा 3/4। आप एक राइट ट्राइंगल बना देंगे, तो अगर बीटा यहाँ लिख दिया तो ये 3 हो जाएगा, ये 4, बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज P परपेंडिकुलर बेस। नाउ यू कैलकुलेट H। अगर आप इसको याद करना चाहें तो 3, 4, 5 होता है, ठीक है। तो अब आपका जो साइन बीटा है वो कितना हो जाएगा? इट इज P/H, सो यू कैन कैलकुलेट 3/5 एंड कॉस बीटा इज इक्वल्स टू आपका B/H होगा। P की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? इट इज 4/5, सो यू पुट हेयर and get your answer. So 4 sin beta minus 3 cos beta upon 4 sin beta plus 3 cos beta. 4 sin beta की वैल्यू इज 3/5 minus 3 into cos beta की वैल्यू 4/5 अपॉन आपके पास आ जाएगा 4 into 3/5 plus 3 into 4/5। आप अगर इधर देखें 12/5 मतलब 0 हो जाएगा ये पूरा का पूरा, बिकॉज 12/5 माइनस 12/5 अपॉन और 12/5 प्लस 12/5, दिस विल बी कैंसल आउट, सो 0, तो आपका रिजल्ट ये हो जाएगा। तो गाइज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, और इस क्वेश्चन नंबर 19 में क्या चीज दे रखी है? इन्होंने हमसे डिपेंडेंट जो है डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि आपका जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस हो, ठीक है। तो इनमें से हम चेक करेंगे कि किस वाली इक्वेशन में कोइंसिडेंट लाइंस आपके पास आ रही है, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन -5x + 7y = 2 लिखा रखा है, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जस्ट फॉर ए मिनट, या -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट वी गेट 10x माइनस कितना आएगा हमारा 14y = -4, सो व्हाट वी गेट 10x minus 14y = -4, so this option is our correct. Now class, next question is a letter of English alphabet is chosen at random. Okay, तो randomly इन्होंने क्या किया, एक इंग्लिश अल्फाबेट को चूज किया, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो इनमें से कोई एक हो, ठीक है। अब आप सभी को पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, सभी जानते हैं, देयर आर 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, तो टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे यहाँ पर? टोटल आउटकम इज 26, और प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो लेटर जो है वर्ड वो मैथमेटिक्स से हो, तो मैथमेटिक्स में एम है, ए है, टी है, एच, और इसके बाद ई, एम रिपीट कर गया, ए रिपीट कर गया, टी रिपीट कर गया, आई, सी और एच, कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फीवर में कितने हैं हमारे पास? आपके एम है, ए है, टी है, एच है, ई है, और आई है, और सी है, और एस है, 1 8, टोटल 8। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? 8/26, दिस इज 4/13, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारा सेक्शन बी शुरू हो गया है, और इस सेक्शन बी में भी हम देख सकते हैं इसी तरह के क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब हमारे पास है, इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1 to 15 एंड देयर HCF इज 81। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो दो नंबर्स हैं उनका सम 1 to 15 है और उनका HCF 81 है। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर, तो हमें पॉसिबल पेयर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमारे पास
HCF दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं, दो नंबर्स को सपोज कर ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपका जो पहला ए नंबर है वह 81x है, और दूसरा नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा हमारा 81y, बिकॉज x और y जब HCF होता है वो कॉमन पार्ट होता है, बाकी जो फैक्टर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। अब इन दोनों का सम a प्लस बी हमको दे रखा है 1215, आप क्या करेंगे 81x प्लस 81y इक्वल्स टू 1215, 81 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब आपको उन नंबर्स को चूज करना है, हमें क्या करना, पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर कितने होंगे जिनमें कोई भी चीज कॉमन ना आ रही हो। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर x को अगर 1 ले लिया तो y कितना हो जाएगा हमारा 14, एक पेयर बन गया। अगर आपने x को 2 ले लिया तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 13, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। अब x की वैल्यू अगर आप 3 ले लेते हैं तो y 12 आएगा, बट 12 3 के टेबल में आता है तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू 11 आ गई, इन दोनों में भी कोई मतलब ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं। इसके बाद x की वैल्यू 5 लोगे तो 10 और 5 दोनों कट जाएंगे। x की वैल्यू 6 लोगे तो 9 और 6 में 3 कॉमन है, वो भी ले सकते हैं। 7 और 8, x इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 8, 9 ले नहीं सकते, 9 और 6 बाकी सारे हम चेक कर चुके हैं। तो हमारे पास कितने बने 1 2 3 4, 4 इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज given below is the graph representing two linear equations by lines AB and CD respectively. What is the area of the triangle formed by these two lines and the line x is equals to 0? तो सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात क्या है कि x इक्वल्स टू 0 लाइन क्या होती है। तो बेटा ध्यान रखना, x इक्वल्स टू 0 लाइन जो होती है वो y एक्सिस होती है, और y इक्वल्स टू 0 क्या होता है हमारा x एक्सिस होता है। तो y एक्सिस के बीच में और इन दोनों लाइनों के बीच जो ट्राइंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल आपका बन रहा है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, देखिए इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप पहले इसमें क्या काउंट कर लीजिए, इसके अंदर कितने क्या चीजें। तो अगर आप इसका बेस काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बेस तो कितना हो गया 6 हो गया। अब हाइट काउंट कर लीजिए, हाइट ये हाइट हो जाएगी इसकी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 2, तो 2 हाइट हो गई। तो एरिया कितना हो जाएगा, यू नो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ का हाफ, बेस की वैल्यू 6 है और हाइट की वैल्यू 2, तो 6 यूनिट आप या स्क्वायर यूनिट आप लिख देंगे। तो 6 स्क्वायर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan a प्लस cot a की वैल्यू आपको 2 गिवन है, तो tan पावर 20 अल्फा प्लस cot पावर 20 अल्फा आपको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे करते हैं। तो tan अल्फा प्लस cot अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे देखिए, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 2, एलसीएम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा जाए, इसको साइड ले आइए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, साइन अल्फा is equals to cos alpha. Now here you calculate sin alpha upon cos alpha equals to 1, that is tan alpha is equals to 1. So tan alpha में 1 जो वैल्यू होती है 1045 डिग्री की वैल्यू होती है, तो अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री आपका आ जाएगा। तो जैसे अल्फा आपका 45 डिग्री आ गया, ठीक है,
जब अल्फा 45 डिग्री आ गया उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। आपको पता है 10 20 प्लस 4, तो ये 1 की पावर 20 प्लस 1 की पावर 20 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 नंबर। इन्होंने बोला है x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। तो इसमें ध्यान रखना बेटा, जब भी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी और बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू डी टाइप क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार क्या करना है, ऐड करना है, और एक बार सबट्रैक्ट करना है। तो आपका जो दो इक्वेशन बनेंगे वो आपके इक्वेशन सॉल्व करने को काफ़ी आसान बना देंगे। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, 217x प्लस 131y इक्वल टू 913 है, 131x प्लस 217y इक्वल टू 827 है। आप इनको ऐड कर दीजिए बस अकेला एक बार, ठीक है। तो ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये 2718 314, तो 348x प्लस 348y इक्वल्स टू 7310 21314 9870। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p and q is 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। तो आप देख रहे हैं दो प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम वो 221 है। तो अगर आप 221 पे ध्यान दें तो ये क्या हो जाता है, 17 और 13 इसके दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर है 17 और 13, तो इनमें से बड़ा नंबर को p मानना है, छोटे नंबर को q मानना है। तो इसको p मान लिया, इसको q मान लिया। अब वैल्यू पता करना है 3p माइनस q की। तो 3 इंटू 17 माइनस 13, तो 51 माइनस 13 दैट इज 38। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आप देखेंगे जो 52 कार्ड्स हैं, जो डेक ऑफ कार्ड होता है उसमें कितने टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल 52 आना है नीचे। अब what is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen। तो ना तो वो किंग हो ना ही क्वीन हो। तो किंग और क्वीन जो टोटल होते हैं वो 4 प्लस 4 8 होते हैं। तो ये नहीं होने चाहिए, मतलब 52 में से 8 माइनस कर दोगे यू विल गेट 44। तो 44 आपके फेवर में, टोटल 52 है, तो आप इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। तो 4 11 जा 4 1 जा 14, 11/13 इज आवर आंसर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। कम से कम 5 एक बार जरूर आए। तो सबसे पहले जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं ये देख लेते हैं। तो देयर आर 36 आउटकम्स। ओके, अब इनमें से हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए बेटा, क्या नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है आप देख रहे हैं, कम से कम एक बार आए, इस वाले कॉलम में आ रहा है वही 5 एक बार और 2 बार, और इस वाले कॉलम में 5 एक बार 2 बार। अगर हम इनको काउंट कर लेंगे एटलीस्ट वंस का मतलब होता है एक बार भी आए और 2 बार भी आ सकता है। तो टोटल 11 है, तो 11 बाय टोटल आउटकम इज 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11/36 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वैल्यूज ऑफ कॉट अल्फा आर। तो हमें कॉट अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा दे रखा है, ठीक है। तो हम इसमें ट्रिक लगाना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। क्या ट्रिक लगाना पड़ेगा कि जो 1 है इसकी वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या होगा, देखो हमारे पास साइन स्क्वायर यहाँ पर तो क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इधर साइड ले आएंगे तो माइनस
3 साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें कॉज स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे। 2 फैक्टर प्लस करने पर 3 आए तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। 2 साइन अल्फा कॉमन लेंगे तो साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा आएगा, माइनस यहाँ से भी आप कॉज अल्फा कॉमन लीजिए तो साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा इक्वल्स टू 0। नाउ सिंस दिस टू आर इक्वल्स टू 0 तो आप क्या करेंगे, 0 इक्वल रख दीजिए। तो 2 साइन अल्फा minus cos alpha equals to 0, or you can say sin alpha minus cos alpha is equals to 0. तो 2 sin alpha is equals to cos alpha, तो sin को उसके नीचे ले गए, 2 is equals to cos alpha upon sin alpha. Now what you get here, this implies that cot alpha is equals to 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा इक्वल्स टू 0 आ रखा है तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉज अल्फा, इसको नीचे 1 इक्वल्स टू कॉज अल्फा अपॉन साइन अल्फा। नाउ यू गेट दिस इज कॉट अल्फा। ओके, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को 1 और 2, मतलब कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेगा, 1 और 2 इसमें सी ऑप्शन, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर इन ऑर्डर आर ए 1 2 बी 4 बाय सी x 6 एंड डी 3 5। तो आपको पता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे। ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 2, बी के कोऑर्डिनेट हैं 4 y, सी के कोऑर्डिनेट हैं x 6 एंड डी के कोऑर्डिनेट हैं 3 y। नाउ अब आप क्या करेंगे, ये जो वर्टिसेस आपको दे रखे हैं इनको देखिए भाई, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, सो क्या होगा हमारा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। नाउ मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब बी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे 4 प्लस 3 अपॉन 2 5 प्लस y अपॉन 2। और आपको पता है दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड के इक्वल हो, तो इसको इक्वल रख देंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7/2, और यहाँ पर लिख देंगे हम इसी तरह से कि आपका 8 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 7 - 1 6 आ जाएगी, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 8 - 5 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 3, तो 6, 3 इज आवर आंसर, तो ए इज द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर एंगल ACB इक्वल टू एंगल CDA, AC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, AD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो BD कितना होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एंगल ACB इज गिवन और CDA इज ऑल्सो गिवन। ओके, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हैं। AC की वैल्यू कितना 8 है और AD की वैल्यू आपको 3 दे रही है, BD की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो यदि आप देखें इन दो ट्राइंगल्स में ADC और ACB में, तो हम इन दोनों को सिमिलर कर सकते हैं क्योंकि ये और ये एंगल इक्वल दे रखा है और ये वाला आपका क्या दे रखा है बेटा, एंगल कॉमन हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल
ADC एंड ट्राइंगल ACB, इन दोनों ट्राइंगल में क्या होगा आपके पास, देखिए एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, दिस इज कॉमन, एंड एंगल ADC equals to angle ACB. So by AA similarity, triangle ADC is similar to triangle ACB. ADC ABC के सिमिलर हो गया, then AD अपॉन AC is equals to, देखो AD अपॉन AC is equals to AC अपॉन AB. नाउ AD कितना है हमारे पास, आपको पता है 3 दे रखा है, AC की वैल्यू 8 है, AC की वैल्यू 8 है, AB की वैल्यू, AB आपका कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएगा 64/3, बट हमें AB नहीं निकालना था, BD निकालना है, तो BD निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसको 3 में से, इसमें से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, BD इज इक्वल्स टू हो जाएगा AB माइनस AD, सो 64/3 माइनस 3/1, तो 64 माइनस 9/3, दैट इज 55/3, so this is our answer. Okay, next question is the equation of the perpendicular bisector of the line segment joining points this and this is this. तो ध्यान रखना है जब भी हमें इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टर्म दे रखी है, इक्वेशन का मतलब होता है कि x और y में क्या रिलेशन है, ठीक है, कि अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो x और y में क्या रिलेशन आएगा। तो हम सभी क्या जानते हैं, अगर एक लाइन A और एक लाइन B है और A के कोऑर्डिनेट 4,5 आपको दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट 2,3 दे रखे हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाना है और इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसका मतलब होता है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें, सपोज x, y ही लेना है, तो वो क्या होगा, किस प्रकार से रिलेशन में या किस प्रकार से इक्वेशन बनाएगा। तो हमें इसमें यूज क्या करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो कोई भी पॉइंट होता है वह दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट या एंड पॉइंट्स, ओके, दैट इज ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। तो आपके पास यहां से क्या बन जाएगा, मान लो पॉइंट P मान लिया हमने, तो AP इज इक्वल्स टू PB बन जाएगा। तो फॉर्मूला में पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2 था ऑलरेडी, इसलिए प्लस 2 गया। नाउ दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पर हम इनके ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सबको एक्स को एक्स के पास, वाई को वाई के पास, नंबर को नंबर के पास लाते हैं। तो माइनस 8x माइनस 4x माइनस 10y प्लस 6y इक्वल्स टू 9 13 माइनस 25 एंड 41, ये 41 16 ऐड करने पर इन दोनों को ऐड करोगे 41, साइड लाइन में माइनस 41, तो माइनस 12x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का आपका कितना जाएगा 26 28 आएगा, ओके, ठीक है। अब आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 4 से, तो क्या जाएगा 3x प्लस y इक्वल्स टू 7। सो विच वन इज करेक्ट, आई थिंक 3x प्लस y माइनस, यस दिस वन इज करेक्ट, ओके। इसको मैच करा दीजिए, 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज here in the given figure D is the midpoint of BC, then the value of cot y upon cot x is, तो हमें क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है
कॉट जो होता है कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी होता है। तो यहाँ पर हम इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्या क्या दे रखा है, डी मिड पॉइंट है बीसी का, डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो यहाँ से यहाँ तक ये ए हो गया, तो ये भी ए हो जाएगा। अब कॉट थीटा बी अपॉन पी, तो दोनों एंगल यहाँ दे रखे हैं, मतलब ये दोनों ही कंडीशन में बी का काम करेगा, चाहे हम छोटा वाला ट्राइंगल लें और चाहे बड़े वाला ट्राइंगल लें। तो अब आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कॉट वाई, बड़ा वाला ट्राइंगल, क्योंकि कॉट वाई एंगल ये दे रखा है भैया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बी सी अपॉन ए सी, दैट इज 2a अपॉन, अगर हम ए सी ही लिखा लें दें या इसको b लिख दीजिए, ठीक है, तो ये b हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कॉट x निकालेंगे आप, तो सी डी अपॉन ए सी, दैट इज a बाय b। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है हमें, कॉट y अपॉन कॉट x इक्वल टू 2a बाय b अपॉन a बाय b, a बाय b से a बाय b 2 रिजल्ट आ गया, तो आपका आंसर, फर्स्ट आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद 33 नंबर देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा दो, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1/13 में यदि हम 13/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, तो 1/100 आता है, आपका रिजल्ट 0.01 आ जाएगा, मतलब पहला ए ऑप्शन इज करेक्ट।